सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप किस किस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन 100% तय हो जाएगी। उसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले आप मैथ्स पर ध्यान दीजिए, मैथ्स आप बनाइए। दूसरा हमने बताया था कि रीजनिंग पे ध्यान दीजिए अधिक से अधिक, क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा फिर हमने बताया था कि साइंस सब्जेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चौथा है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, आप पांचवा को छोड़ नहीं सकते हैं। आप करेंट अफेयर यदि पढ़ते रहें, करेंट अफेयर आज का जो ट्रेंड है उसमें करेंट अफेयर जरूरी है। कोई भी एग्जाम यदि आप निकालना चाहते हो तो उसमें करेंट अफेयर होना ही चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे तवज्जो मैं मैथ्स को दूंगा। कम रीजनिंग से कम पूछे जाते हैं, लेकिन रीजनिंग आप 100% बना सकते हो। मैथ्स का जब तक प्रैक्टिस नहीं है तब तक आप 100% नहीं बना सकते हो। इसलिए हमने फर्स्ट नंबर पे मैथ्स को रखा है, सेकंड नंबर पे रीजनिंग को रखा है। क्योंकि आपको यदि मैथ्स आती है तो आप रीजनिंग को भी अच्छे से कर सकते हैं, और ये दो चीज यदि आती है तो आपका साइंस भी अच्छा होगा। और जब साइंस अच्छा होगा तो ज्योग्राफी भी बेकार नहीं होगी। ये चार सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिसका माइंड मैथ्स रीजनिंग समझ रहा है, साइंस समझ रहा है, तो कंफर्म है कि वह ज्योग्राफी भी समझेगा और वो याद रख पाएगा। करेंट अफेयर तो डेली न्यूज है। आपके अगल बगल देश विदेश में डेली क्या घटना घट रहा है उसके बारे में जानकारी अर्जित करने होती है। इसलिए ये चीज तो जरूरी है। वैसे भी आप लोग इंटरटेन करने के लिए, खुद को इंटरटेन करने के लिए भी आप करेंट अफेयर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो बाबू ये 5 सब्जेक्ट पर ही आप पहले ध्यान दो, तो 150 में आप 100 तक आप कर पाओगे। ये 5 सब्जेक्ट यदि आप कर लेते हो तो 100+ की गारंटी हम देते हैं। 100+ इसलिए बोले, 100 बोल रहा था क्योंकि 100% कोई मतलब 100% कोई भी महारत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको यदि 100 क्वेश्चन आ गए तो आप 100 क्वेश्चन सही ही कर दोगे। ठीक है, कुछ गलत होने की भी संभावना होती है। तो यहाँ करेंट अफेयर जुड़ने के वजह से ये जो सेक्शन है यहाँ से लगभग 110 से 115 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट से। तो 110 115 में यदि हमने 100+ बोला तो कहीं गलत नहीं बोला। ये आप कर सकते हो, और ये करने में आपको 3 से 4 मंथ्स का टाइम लग सकता है। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं लगने की जरूरत है जिनका बेसिक अच्छा है। तो समय गवाए बिना आज हम पहले ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। पहले चूंकि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब समझने में समझ तो जाते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरेस्ट जगाना होता है उस तरह के बच्चों को। तो बच्चे तो हर कोई तेज होते हैं, हर कोई के पास उतना समझ होती है। क्योंकि जब कोई लड़का एक कंपटीशन का तैयारी कर रहा होता है तो उसका माइंड इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है कि वो सारी बातें, बताई गई बातों को समझ सकता है। लेकिन उसको सही गाइडलाइन की जरूरत होती है, और सही गाइडलाइन के लिए एक मार्गदर्शक यानी कि मेंटर की भी आवश्यकता है। तो बाबू हम जो है एक मेंटर की तरह चाहते हैं आपको गाइड करना, और सही से गाइड करना चाहते हैं ताकि आप लोग बिहार एसएससी में एक सीट आप पक्का कर सको। तो आप जितना अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल से जुड़े ताकि हम भी मोटिवेट हों और आप लोगों को भी मोटिवेट कर पाए, ताकि अभी जो बेरोजगारी का समय है उसमें आप रोजगार आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सके। ऐसा कोई नहीं है, इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको किसी भी तरह के पैसे की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहला चैप्टर ज्योग्राफी का जो जो चीज आपको पढ़ने की जरूरत है वो चीज हम पढ़ाएंगे, टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे। सबसे पहला है बाबू अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा।
अंग्रेजी वाले बच्चे अक्षांश रेखा को लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं और देशांतर रेखा को लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे भाई, अक्षांश रेखा को लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर रेखा को लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यहां तक कोई बात नहीं। अब यहां से क्वेश्चन उठता है मेरे भाई कि क्या अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पृथ्वी पर खींची गई वास्तविक रेखा है? क्या पृथ्वी पर कोई ध्रुव सच में है? क्या सच में अक्षांश रेखा खींचा गया है? सच में देशांतर रेखा खींचा गया है? तो हमारा जवाब होगा नहीं, यह कोई वास्तविक रेखा नहीं है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा लाइन नहीं खींचा गया है जो स्पष्टता हम लोगों को दिखाई दे। तो जाहिर सी बात है कि यह कल्पना की चीजें हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो है एक्चुअली में क्या है, वास्तविक रेखा नहीं है, काल्पनिक रेखा है। यह कल्पना की वस्तु है, यह काल्पनिक है। ठीक है, और पृथ्वी को एक साथ देखना भी संभव नहीं है। तो इस चीज को सहज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए लोग ग्लोब का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं बाबू? ग्लोब का। ये ग्लोब पूरा सर्किल नहीं हो पाया, लेकिन आप मान के चलो कि ये अर्थ है। अर्थ का छोटा मॉडल जो स्मॉलेस्ट मॉडल है उसको ग्लोब कहते हैं। तो आप समझ लो कि ये ग्लोब है। आप ग्लोब में देखे होंगे कि जो ऊपर में रहता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और नीचे में जो रहता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। राइट साइड में रहता है उसको ईस्ट बोलते हैं, लेफ्ट साइड में रहता है उसको वेस्ट बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन का आपको पता होगा। तो समझना, तो सबसे पहली बात, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है, बल्कि यह दोनों ही रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। हम जो बात बोल रहे हैं एकदम याद रखना, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखा नहीं है, बल्कि यह ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। यह ग्लोब पर खींची गई क्या है बाबू? काल्पनिक रेखाएं हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, समझना, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची गई है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची गई है उसको हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। समझना यहाँ बाबू, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। तो ग्लोब पर, ये हमने ग्लोब बनाया है, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में जो अर्धवृत्त, ये एक्चुअली लाइन नहीं होता है, पृथ्वी पर सीधा लाइन नहीं खींचा जा सकता है। वो जब भी खींचाएगा तो या तो सर्किल होगा या फिर सेमी सर्किल होगा, यानी वृत्त होगा या अर्धवृत्त होगा। तो देशांतर रेखा जो होता है वो अर्धवृत्त होता है। देशांतर रेखा क्या होता है? अर्धवृत्त होता है। तो याद रखना बाबू, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं अर्धवृत्त देशांतर रेखाएं कहलाती है। अर्धवृत्त देशांतर रेखाएं कहलाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींचाएगा उसको बोलेंगे देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे बाबू? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा को लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है? देशांतर क्या होता है? सेमी सर्किल होता है, सेमी सर्किल होता है। ठीक है, ये पूरा दोनों तरफ खींचा जाता तो सर्किल होता, लेकिन चूंकि ये आधा में ही खींचा गया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाएंगे तो यहां से यहां मिला दिए तो क्या हो गया? सेमी सर्किल हो गया। ठीक है, अब समझो, ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूरब की तरफ जो लाइन खींचा जाता है, ग्लोब पर पश्चिम से पूरब जो लाइन खींचा जाता है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा, उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा क्या होता है? वृत्ताकार होता है, यानी कि ये सर्कुलर होता है। चूंकि जो अक्षांश रेखा खींचे जाते हैं एक्चुअल में ये सामने वाला भाग दिखता है और उसके पीछे जो खींचा जाता है वो नहीं दिखता है।
लेकिन वो लाइन पूरा का पूरा एकदम सर्किल खींचा जाता है, पूरा का पूरा क्या खींचा जाता है, सर्किल खींचा जाता है। तो याद रखना अक्षांश रेखा जो है सर्किल होता है और देशांतर रेखा सेमी सर्किल होता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अक्षांश रेखा परस्पर समानांतर रेखा होती है। अक्षांश रेखा जो है परस्पर समानांतर रेखाएं होती है, जबकि देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है। देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है, इस बात को हम समझाते हैं आगे, समझिए। समझना बच्चों, समझना। हमने बोला, हमने क्या बोला, समझना। हमने बोला जैसे मान के चलो कि ये है आपका, ये है आपका, तो ग्लोब पर हमने बोला पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को, ग्लोब पर पश्चिम से पूरब खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। जैसे देखिए ऐसे खींचा गया, ऐसे एक लाइन नहीं होता, बहुत सारा लाइन होता है, उतना लाइन यहाँ पे बना पाना बड़ा मुश्किल काम है। इस तरह से हो गया, एक लाइन होता है एकदम सीधा 0 डिग्री पे खींचा जाता है, 0 डिग्री पे। उसके बाद ऐसे, ऐसे, सॉरी 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 सॉरी, आपस में पैरेलल खींचना है ना। आपस में इसको पैरेलल खींचना है, याद रखना है ये बात। ये 0 डिग्री पे सीधा लाइन हो गया, ये इस तरह से ऐसे ऐसे होता है, माने ये सब लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ये जो हम यहाँ से दिखाए हैं एक्चुअल में ये लाइन जो है आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। सारे लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। यानी अक्षांश रेखा, जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है सब आपस में समानांतर होते हैं, सब आपस में समानांतर होते हैं। यानी अक्षांश रेखाएं जो है, अक्षांश रेखाएं आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी समानांतर होता है। ये बातें समझ में आती होगी। ये 0 डिग्री है जो अर्थ को, पृथ्वी को या ग्लोब को बीचों बीच जो लाइन, माने अर्थ को 2 गोलार्ध में विभाजित करने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, पृथ्वी को 2 गोलार्ध में विभाजित करने वाली जो काल्पनिक रेखा है, जो इमेजिनरी लाइन है, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं बाबू, विषुवत रेखा। याद रखना, उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को अंग्रेजी में इक्वेटर भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाबू, इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर यानी विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है, विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटने का काम करता है, जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटने का काम करता है। और उस दोनों गोलार्ध का नाम होता है, ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। समझना, उत्तरी गोलार्ध को अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। अब कहिएगा कि कितना अक्षांश रेखा खींचा गया है, तो बाबू टोटल 1-1 डिग्री के इंटरवल पे खींचा गया है। तो आप सोच के चलो कि 0 डिग्री से लेकर के जब 1-1 डिग्री पे, 1 डिग्री पे इधर खींचा गया, 1 डिग्री पे इधर, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री पे खींचा गया होगा, फिर 3 डिग्री पे खींचा गया होगा। यहाँ पे जाएंगे तो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कितना होगा, कितना होगा बाबू, 90 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है 1-1 डिग्री के इंटरवल पे जाते जाते यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो टोटल कितने अक्षांश रेखा खींचा जाएगा, ऊपर में 90 खींचा जाएगा। उसी तरह से विषुवत रेखा के नीचे में भी 1-1 डिग्री के इंटरवल पे खींचेंगे तो टोटल कितना खींचाएगा, 90 खींचाएगा, क्योंकि साउथ पोल पे आते आते 90 डिग्री हो जाएगा। तो दक्षिण में 90 अक्षांश रेखा, उत्तर में 90,
और बीच में एक 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। तो टोटल कितना हो गया बाबू, 90 + 90 + 1, यानी कि टोटल 181 अक्षांश रेखा खींची जा सकती है। ग्लोब पर टोटल जो है 181 अक्षांश रेखा खींची जा सकती है। दो अक्षांश यानी परस्पर अक्षांश रेखाएं आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। आपस में अक्षांश रेखाएं क्या होती है, पैरेलल होती है। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन है, सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन है, समझना। सबसे बड़ा, यहाँ पे समझना बाबू, सबसे बड़ा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन है बाबू, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जिसको अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। दी लॉन्गेस्ट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर, जिसका वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। जिसका वैल्यू कितना होता है बाबू, 0 डिग्री होता है। अब समझना, ये जो इक्वेटर है, एक बार फिर से फिगर में देखो कि ये अर्थ है, ये विषुवत रेखा है। जैसे जैसे पोल के तरफ जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाती है, और जब पोल पे जाता है तो एकदम पॉइंट जैसा होता है, एकदम पॉइंट जैसा होता है। उसी तरह से विषुवत रेखा के दक्षिण में भी वही बात है। धीरे धीरे जैसे जैसे पोल की तरफ जाएगा छोटा होते जाएगा, एक समय जब वह ध्रुव पे पहुंचेगा वह एकदम पॉइंट की तरह दिखेगा। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कैसी अक्षांश रेखा है, तो एकदम पॉइंट के समान है। ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है समझना। क्यों नहीं रहा है, हाँ यहाँ हाँ, समझना बच्चों, समझो। अब समझना है, हम कुछ खास लैटिट्यूड के बारे में बता रहे हैं कि उसका नाम क्या होगा। जैसे ये मान के चलो, ये ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब है। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है नॉर्थ पोल यानी कि 90 डिग्री। उसी तरह से ये है साउथ पोल 90 डिग्री, ये है आपका 23.5 डिग्री साउथ, और ये है आपका 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बाबू, इक्वेटर बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री नॉर्थ को बाबू आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और 90 डिग्री नॉर्थ तो नॉर्थ पोल हो ही गया, और 90 डिग्री साउथ तो साउथ पोल हो ही गया। अब यहाँ पे देखिए बाबू, यह है 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और मकर रेखा क्या होता है बाबू, मकर रेखा क्या होता है,
तो मकर रेखा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसी तरह से बाबू 66.5 डिग्री साउथ को, 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा था जिसको हम उसके डिग्री से याद रखेंगे, उसके डिग्री से याद रखेंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कुछ बातें करनी है, समझना। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में आपका कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त है। विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा यही है ना, विषुवत रेखा ये है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के उत्तर में आपका कर्क रेखा है और आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त है, ठीक है। और विषुवत रेखा के दक्षिण में मकर रेखा है, मकर रेखा है। और विषुवत रेखा के उत्तर और विषुवत रेखा के दक्षिण, याद रखना, विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और विषुवत रेखा के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त जो है उत्तरी गोलार्ध में है, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त जो है उत्तरी गोलार्ध में है। उसी तरह से मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त जो है वो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर में है। ये सब बातें आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद बाबू हम लोग देशांतर रेखा पे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा। आपको पता होगा कि देशांतर रेखा को अंग्रेजी में हम लोग लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं बाबू, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। समझना बाबू, याद करना, एक लाइन बोल रहे हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाओं को क्या बोलते हैं बाबू? देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे मान के चलो, जैसे मान के चलो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाएं, दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाएं क्या कहलाएगा? ये सब लाइन क्या कहलाएगा? ये सब लाइन देशांतर रेखा कहलाएगा। ये सब लाइन क्या कहलाएगा? देशांतर। तो देखिए बच्चों, देशांतर रेखा क्या होता है? पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो रेखा मिलाएगा, जो रेखा मिलाएगा उसी को बोलेंगे देशांतर रेखा। यानी कोई भी देशांतर रेखा, कोई भी देशांतर रेखा जो है वो हमेशा एक ध्रुव से शुरू होकर के दूसरे ध्रुव तक लास्ट करेगा। कोई भी देशांतर रेखा पैरेलल नहीं होगा, कोई भी देशांतर रेखा आपस में पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि वह एक ध्रुव से निकलेगा और दूसरे ध्रुव से जाके मिल जाएगा, तो पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा, आपस में पैरेलल नहीं होगा। ये सब देशांतर रेखा। अब सवाल उठता है कि टोटल कितने देशांतर रेखा खींचे जा सकते हैं? तो ये एक सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है और इसे बीच से कट करेंगे तो 180 इधर होगा और 180 जो है इधर होगा। मतलब यहाँ से 1 डिग्री पे, फिर अगला डिग्री पे, फिर अगला डिग्री पे, इस तरह से 180 जो है पश्चिमी गोलार्ध। चूंकि देखो ये जो बीचों बीच जो लाइन खींचा जाता है उत्तरी